नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। आज सरकार सदन में सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अनुपूरक बजट लगभग 11,000 करोड़ रुपए का होगा। इसके साथ ही बजट से पहले करीब 12 अध्यादेश को पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर, क्षेत्रों का, सभी वर्गों का, सभी विभागों का ठीक प्रकार से विकास हो और उत्तराखंड के लिए जो एक समावेशी विकास है, जिसको हमने समेकित रूप से पहले ही प्रावधानित किया हुआ है, उसमें आगे की प्रक्रिया को चलाने के लिए जहाँ जहाँ उसमें एडिशन करना है, जहाँ जहाँ चीज़ों को बढ़ाना है, वो अनुपूरक बजट के रूप में लाया जा रहा है। और उसके आने के बाद जो हमारे पहले से प्रावधानित चीज़ें हैं उनको तेज़ी से गति मिलेगी, उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ेगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विकास की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर और उन्नयन की आवश्यकता है, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए काम होना है। वहीं देहरादून में विधानसभा सत्र के पहले दिन मंगलवार को विधानसभा की गैलरी में कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे थे। कांग्रेसी विधायकों ने इस सेशन का वक्त बढ़ाने की मांग और अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी दिया। और साथ ही कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ औपचारिकता के लिए सेशन बुलाया है। उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर विपक्ष हमलावर है। विधानसभा में भी विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग की है। इस पर न्यूज 18 से बातचीत में सीएम धामी ने कहा, सरकार ने सभी डीएम से कहा है अतिक्रमण के नाम पर किसी भी व्यापारी, सड़क किनारों पर काम करने वाले लोगों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। भले ही निर्देश हाईकोर्ट के हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने से पहले देख लिया जाए कि अतिक्रमण सरकारी भूमि पर है या नहीं। सरकारी भूमि पर है तो वैध है या फिर नहीं, इसे अच्छे से पहले सुनिश्चित कर लिया जाए। सभी जिलाधिकारियों को हमने निर्देशित किया है, सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि इसकी आड़ में जो हमारे सामान्य व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, उत्तराखंड के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। अलबत्ता ये जरूर हमने कहा है कि सरकार ने जो अतिक्रमण का अभियान चलाया था, वो जो है जंगलों के अंदर जो ऐसे प्रतीक स्थल खड़े कर दिए गए थे जिनके नीचे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वो हमारा अभियान है कि फॉरेस्ट लैंड पर ऐसे जितने भी अतिक्रमण हैं उनको खाली करवाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं यह भी आश्वस्त करता हूं सभी को कि इसकी आड़ में किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है। उसको ठीक प्रकार से जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे, हर प्रकार से उसकी जाँच करेंगे और जाँच करने के बाद तभी उस पर जो है जब एक ठोस उसके आकलन जुड़ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी, तब जाकर उस पर जो है कोई कार्रवाई होगी। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंच गए। ट्रैक्टर में गन्ने की खड़ी हुई फसल लेकर विधायक विधानसभा पहुंचे। हालांकि विधायकों को सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ही रोक लिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सुरक्षा कर्मियों ने विधायक को रोका है। खड़ी गन्ने की फसल लेकर वो पहुंचे थे। उमेश कुमार विधायक हैं, वो ट्रैक्टर से गन्ने की खड़ी फसल लेकर पहुंचे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, विधानसभा सत्र के पहले दिन से ही जबरदस्त हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर यह तस्वीर भी सामने आई जब निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंच गए। सत्र को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, हाउस अभी जारी है। आज अगर सुबह से आप देखें तो सुबह सबसे पहले जो खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार, वो सड़े हुए गन्ने को लेकर ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे, जहां उनको गेट पर रोक दिया गया। उनका सीधा सा आरोप था कि हरिद्वार में बड़े पैमाने पर बरसात के दौरान तबाही हुई है, फसलें खेतों में बर्बाद हो गई हैं। उनका कहना था कि सरकार इसका उचित मूल्य दे। जो कंपनसेट जो सरकार कर रही है वो बर्बादी की अपेक्षा बहुत कम है, तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरा उनका आरोप था कि जो
हरिद्वार के प्रभारी मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने अभी तक वहां पर विजिट नहीं किया, उन्होंने लोगों की समस्याएं नहीं सुनी। इसके तत्काल बाद हमने देखा कि हाउस शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायक कल की तरह आज भी फिर सदन की गैलरी पर बैठे। उन्होंने अपने तमाम मसलों को लेकर, चाहे वो अतिक्रमण की बात हो, चाहे सेशन की अवधि बढ़ाने की बात हो, या फिर आपदा राहत कार्यों में हीला हवाली की बात हो, इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। और इसके ठीक 11 बजे जब सेशन शुरू हुआ तो एक बार फिर कांग्रेस के विधायकों ने सेशन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रदेश भर में जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है उस पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने व्यवस्था दी कि इसमें बाद में आपसे जरा ये भी अपडेट जानना चाहेंगे जल्दी से कि आज सरकार सदन में सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी, तो कब तक पेश करेगी, कितने दिन तक ये चलेगा? देखिए, शाम 4 बजे सरकार सप्लीमेंट्री बजट पेश करने वाली है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 11,000 करोड़ का बजट है। इसके अलावा कुछ विधेयक भी हैं जिनको आज सदन के पटल पर रखा जाना है। इनमें से एक विधेयक जो राज्य आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को, एक आश्रित को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात हुई थी सरकारी नौकरियों में, वो विधेयक टेबल किया जा चुका है। ये बड़ी बात है, विधेयक टेबल किया जा चुका है और अब कुछ देर बाद या लंच के बाद इसको पास किया जा सकता है आज हाउस से। इस बीच एक बड़ी कार्रवाई हुई कि पिछले 14 मार्च को जब गैरसैंण में बजट सेशन हुआ था तब कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया गया था हाउस में हो हंगामे के कारण। आज कांग्रेस ने इस मुद्दे को दोबारा से उठाया। विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि जो निलंबन गैरसैंण में कांग्रेस के विधायकों को किया गया था वो नियमानुसार नहीं था। नियमानुसार सदन में सरकार को प्रस्ताव लाना होता है और बिना प्रस्ताव के गैरसैंण में विधायकों का निलंबन किया गया। तो स्पीकर ने इस बात को एग्री किया और स्पीकर ने 14 मार्च को जो गैरसैंण में सेशन हुआ था वहां पर जो कांग्रेस विधायकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी उसको विधिक रूप से वापस ठीक है। आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा जरूर दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सिंगटाली पुल की मांग को लेकर कई गांव के लोग सड़क पर उतरे और सिंगटाली संघर्ष समिति ने पुल की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों को कहा 2006 में पुल स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाया है। आपको बता दें कि टिहरी जिले के कोडियाला और पौड़ी जिले के यमकेश्वर को जोड़ने वाला सिंगटाली पुल का शासनादेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार में हुआ था, जिसके लिए 16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी मिली थी। बाद में सीएम भुवन चंद्र खंडूरी ने योजना का भूमि पूजन भी किया, लेकिन पुल आज भी तैयार नहीं हुआ। इस पुल से प्रदेश के 2 मंडल कुमाऊं और गढ़वाल मंडल आपस में जुड़ते हैं और यमकेश्वर 2 विधानसभाओं को मिलाता है, गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाता है। और जितनी भी विधानसभाएं, हम यहाँ पे देहरादून में खड़े हैं, उसके बाद ऋषिकेश के बाद नरेंद्र नगर के बाद पौड़ी, यमकेश्वर के बाद पौड़ी, लैंसडाउन और सल्ट तक, और सल्ट के आगे रामनगर, और बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब मिलता है। 45 किलोमीटर अगर दूरी कम होती है, फिर से सुन लीजिए, 45 किलोमीटर अगर ये कम होता है, 1.5 घंटे का समय बचता है, तो सिर्फ हमारा नहीं बच रहा है, पूरी जनता का, उत्तराखंड की सरकार का और भारत सरकार का बन जाने से इसकी स्वीकृति 30 अगस्त 2006 को प्रशासनिक और वित्तीय दोनों स्वीकृतियां हुई थी। लेकिन अफसोस और आश्चर्य की बात है, आज तक पुल पर कार्य नहीं हुआ। सिंगटाली से लेकर सिंगटाली के नजदीक विजयपुर है या कोडियाला बोलें, यहाँ से ब्यास घाट तक की जो दूरी है वो 27.5 किलोमीटर है। 27.5 किलोमीटर रोड 2019 तक पूरी बन गई। 19 में बनने के बाद पुल का निर्माण होना था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। राजधानी देहरादून में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का खतरा अब लोगों को डराने लग गया है। 24 घंटे के अंदर 35 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद डेंगू के मामले बढ़कर 541 पहुंच गए। डेंगू के कारण अब तक 6 मरीज जान गंवा चुके हैं। अस्पतालों में एडमिट डेंगू मरीजों के तीमारदार ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्लेटलेट्स की बड़ी कमी ब्लड बैंक में देखी जा रही है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। आ रही है जी, अब सुबह से परेशान हो रहे, प्लेटलेट्स मिल ही नहीं रही है। डोनर कह रहे 6 लाओ, 7 लाओ, कहाँ से लाएंगे? एक आदमी है तो एक ही आदमी तो कर पाएगा। बस कभी किसी के पास जा रहे कह रहा 12,000 लगेंगे, किसी के पास जा रहा कह रहा 20,000 लगेंगे। प्लेटें तब भी नहीं मिल रही, आदमी को परेशान करा जा रहा है, कभी इधर भागो कभी उधर भागो, ये हो रही है दिक्कत। पूरे राज्य में अब डेंगू के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं
और अच्छी बात यह है कि 7 जिलों में अभी भी 0 केस हैं। और आपने देखा होगा कि एक हफ्ते से बहुत युद्ध स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग हो चाहे हमारे नगर निगम हो, नगर निकाय हो। और बड़ी बात यह है कि अब ब्लड की जो है बहुत लोगों ने डोनेशन करना शुरू कर दिया है। हमने इलाज सब फ्री कर दिया है, प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी आयुष्मान में सब फ्री इलाज करने के आदेश। राजधानी देहरादून में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले अब लोगों को डराने लगे हैं। ऐसे में 6 लोगों ने अभी तक राजधानी में डेंगू से अपनी जान गंवाई है और मामले बढ़कर 541 पर पहुंच गए हैं। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कितनी तेजी से डेंगू अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है ताकि मामलों को नियंत्रण में किया जा सके। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। और G20 समिट से पहले moneycontrol.com को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने G20 को लोकतांत्रिक बनाने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि गुजरात का सीएम बनने के बाद मेरा जीवन सार्वजनिक है। कई दशकों तक मैंने अराजनीतिक और राजनीतिक भूमिकाएं निभाई हैं। कई दशकों तक संगठनात्मक भूमिका भी निभाई है। इस दौरान मुझे देश के करीब हर जिले में जाने का मौका मिला। मेरे जैसे जिज्ञासु के लिए ये एक शिक्षाप्रद अनुभव था। विशाल राष्ट्र की विविधता पर मैं हैरान था। देश में एक सामान्य बात थी जो मैंने पूरे देश में देखी, वो ये कि समाज के हर वर्ग के लोगों में कर सकते हैं की भावना थी। उन्होंने बड़ी कुशलता से चुनौतियों का सामना किया। विपरीत परिस्थितियों में भी उनमें गजब का आत्मविश्वास था। बस एक ऐसे मंच की जरूरत थी जो उन्हें सशक्त बनाए। हमने पहले दिन से ही दृष्टिकोण बदलने पर काम किया और देश की विविधता को देखकर मैंने ये निर्णय लिया। उदाहरण के तौर पर हमने वैश्विक नेताओं संग देश में कई कार्यक्रमों की मेजबानी की, जिससे बेंगलुरु में तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल की मेजबानी की गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की वाराणसी का दौरा था। तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी वाराणसी का दौरा किया। पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा की भी गोवा में, मुंबई में मेजबानी हुई। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने शांति निकेतन का दौरा किया। तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने चंडीगढ़ का दौरा किया। ये तमाम बड़ी बातें moneycontrol.com पर इंटरव्यू में दिए गए दौरान प्रधानमंत्री की रही। G20 समिट से पहले एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो गुजरात का सीएम बनने के बाद मेरा जीवन सार्वजनिक रहा। कई दशकों तक मैंने अराजनीतिक भूमिकाएं भी निभाई, ये उनकी तरफ से कहा गया। कई दशकों तक संगठनात्मक भूमिकाएं भी निभाई और इस दौरान देश के करीब हर जिले में गया था। ये उनके बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में और क्या कुछ उन्होंने आज तक देश और जनता के लिए किया है, कैसे मेहमान नवाजी हुई है अलग अलग देशों से आए प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व करिश्माई है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। G20 के कार्यक्रम को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भी G20 के कार्यक्रम हुए। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने उत्तराखंड को नजदीक से देखा। उत्तराखंड में हुए कार्यक्रमों को लेकर सीएम ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर अलग अलग रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व करिश्माई है। G20 के आयोजन में पूरे देश का सामर्थ्य देखा है। पहले के समय में इस प्रकार के जो आयोजन होते थे वो आयोजन एक दो बड़े शहरों में होकर खत्म हो जाया करते थे, लेकिन इस प्रकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की अध्यक्षता में G20 की जो अध्यक्षता हमारे देश को मिली है, उसमें पूरे देश का सामर्थ्य दुनिया ने देखा है
और कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन समिट, तीन बैठकें उत्तराखंड के अंदर इसकी हुई हैं। रामनगर में हुई है, ऋषिकेश नरेंद्र नगर में हुई है। और दुनिया के जो मेहमान थे, G20 के आए हुए वैज्ञानिक थे, विभिन्न सेक्टरों के विशेषज्ञ थे, उन्होंने उत्तराखंड को भी नजदीक से देखा। हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ का सामर्थ्य, हमारे यहाँ का मातृ सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम, अन्य क्षेत्रों में काम, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति पूरी दुनिया के अंदर गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि हमारे जैसे छोटे राज्य को भी 3 आयोजन करने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। बहुत बड़ा, लगभग 35 करोड़ के लगभग देश की माताओं बहनों को, देश के गरीबों के रसोई को जिस प्रकार की राहत दी है, घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपये का, और जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर हैं उन पर 400 रुपये का जो उन्होंने सब्सिडी देने का जो प्रावधान किया है, इससे बहुत बड़े वर्ग को लाभ हुआ है। और आज दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, बड़े बड़े जो विकसित देश कहे जाने वाले देश भी कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह से कहीं न कहीं अस्त व्यस्त हो गए। ऐसे समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण से तेजी से आगे बढ़ी है और एक मजबूती से आगे बढ़ रही है। और 2027 आते आते दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था में हम शामिल हो जाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है और उनका विजन है।